के बाजार में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। बाजार पर अगर नजर डालें तो शानदार तेजी थी। कल की गिरावट के बाद काफी अच्छी रिकवरी आज हमने बाजार में देखी और इस पर मार्केट के एक्सपर्ट का भी क्या कहना था ये भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन मार्केट में आज एक्शन किस तरह का था, कौन से सेक्टर में आज तेजी थी, कौन से शेयरों में आज शानदार मोमेंटम देखने को मिला, इन सब पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका इस वक्त जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका, बताइए आज मार्केट कैसा था, किस तरह की हलचल आज दिन भर देखी गई? बिल्कुल, देखिए आज मार्केट ने क्लियरली एक ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाई जो कल दिखाई थी। कल एक बड़े फॉल के साथ हम बंद हुए थे, बाजार ने उसे काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब किया, लेकिन हाफ वे ही कहना चाहिए। आप निफ्टी के लेवल्स को देखें, अगर निफ्टी यहाँ पर लगभग 400 पॉइंट्स यहाँ बढ़त के साथ आज बंद हुआ है, जबकि कल कॉन्ट्ररी डबल फॉल था यहाँ। तो हाफ द वे वी हैव एब्जॉर्ब्ड जो कल हमने जो गवाए थे पॉइंट्स। सेंसेक्स को भी अगर आप देखें हाफ द वे, लेकिन आज एक क्लियरली रीबाउंड सेशन कहना चाहिए, इसे बढ़त नहीं कहना चाहिए, एक रिकवरी पुल बैक सेशन था। जैसे ऑन द फ्रंट ऑफ ग्लोबल सिनेरियोज हमने ग्लोबल इक्विटीज को देखा, ग्लोबली बाजारों में रिकवरी थी। आज इंडियन मार्केट्स में भी आपको गैप अप हुआ, गैप अप के बाद वन साइडेड ऊपर की तरफ ट्रेड था। सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट करने वाले सेक्टर्स जिसमें मेटल वाज द टॉप लीडर। इसके अलावा पीएसयू बैंकों ने बहुत शानदार रिकवरी दी। इनफैक्ट प्राइवेट स्पेस बैंक से भी जिस तरह की रिकवरी आई, जिसके चलते हमने कल की जो गिरावट थी उसको एब्जॉर्ब किया है फिर सिर्फ अंकों के लिहाज से। और अगर आप बात करें दूसरे स्टॉक्स कौन से हैं, तो कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ये कुछ टॉप गेनर्स है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अगर आप एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो भी देखें तो बहुत ही कम स्टॉक्स आज आपको गिरते हुए दिखाई देंगे और बढ़ते हुए आपको स्टॉक्स कई सारे दिखाई देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर इस पूरे हफ्ते का अगर हम रिटर्न भी साथ ही कोलैबोरेट करें, बिल्कुल अगर आज की अगर हम डे की रिकवरी को देख रहे हैं, तो अगर पूरे हफ्ते की इस हाईली वॉलेटाइल सेशन को कंपाइल, हाईली वॉलेटाइल वीक को कंपाइल करें तो निफ्टी ने लगभग 3.5% खोए हैं इस हफ्ते। वीकली जो आपका डेंटा इंडेक्स पे वो 3.5%, निफ्टी 3.5% आपको यहाँ से सेंसेक्स नीचे की तरफ गिरता है और सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप पर आपको डेंट दिखा है। 5% करेक्ट हुआ है इंडेक्स सिर्फ इस एक हफ्ते में। सो वन ऑफ इट्स काइंड वीक, जहाँ हमने गुरुवार को एक ऐसा दिन देखा जो 2 सालों में सबसे बड़ा फॉल था बाजार का, आज एक शार्प रिकवरी भी देखी और ऑन द फ्रंट ऑफ ग्लोबल क्यूज। लेकिन जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी पैन आउट हो रही है, उस पर ये कहना जल्दबाजी होगी कि चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें थम गई हैं। सिर्फ इट्स जस्ट अ रिकवरी एंड अ पुल बैक। तो एक शानदार पुल बैक सेशन और हमने देखा निफ्टी को लगभग 400 पॉइंट्स की बढ़त के साथ क्लोज होते हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो टेंशन का माहौल तो वैसे खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से एक नर्वसनेस में कमी देखी गई, सुबह ग्लोबल संकेत भी हमने देखा, उसी को दर्शा रहे थे और उसका एक रिएक्शन आज भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। लेकिन जैसा कि प्रियंका आपको भी बता रही थी कि ये कहना गलत होगा कि टेंशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है, जो हफ्ते खत्म हुआ है, वो तो एक पॉजिटिव नोट के साथ फिलहाल हुआ है। देखना होगा सोमवार को किस तरह की शुरुआत यहाँ पर को मिलती है और ओवर द वीकेंड किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन बाजार में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसको लेकर हमने काफी सारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स से भी बात की और मार्केट ने उनके वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स को लेकर भी हमसे चर्चा की। आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। मेरे हिसाब से कल के लेवल से मार्केट तकरीबन 18 साढ़े 18 टाइम FY23 अर्निंग था। ये अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। उससे नीचे जाता है तो धीरे धीरे अपनी एलोकेशन बढ़ाते रहिए, एक साथ पैसा मत लगाइए, STP करिए और अगर उससे ऊपर रहता है जैसे आज उम्मीद है तो एक न्यूट्रल एलोकेशन बना के चलते रहिए। आपको वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करने के कई मौके मिलेंगे। I would feel that this is a reasonable correction, good correction, but still I would say it's not time to be over optimistic on the markets. But it's still time to be cautious, time to moderate expectations. And I'm sure you would have observed that companies that had weak earnings or massive earnings expectations into the future, they have been impacted more. And this is how over time, excesses also get driven out of the markets. ये प्रीवियस दोनों ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन रशियन बॉर्डर पे हुआ, एक है जॉर्जिया, एक है क्रेमिया, दोनों का रेंज रहा है 8 से 10 दिन। तो 8 से 10 दिन वॉलेटिलिटी रहेगी और मार्केट थोड़ा सा चॉपी रहेगा, तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी इसमें कितना डैमेज हो सकता है एक दूसरी असेसमेंट।
तो जैसे हमने कहा आपको एक लेवल करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने एक असेसमेंट लिया, बट ये क्लियर है कि अगले एक महीने में क्रूड पुल ऑफ होगा, रुपी स्ट्रॉन्ग होगी, एक बीटा ट्रेड तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। अगर एफआईआई ने लास्ट 18 महीने में $20 बिलियन का माल बेचा है तो इधर इंडियन इन्वेस्टर ने वो खरीदा भी है। एंड अगर आप देखिए इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, आज हमारे लोकल सेविंग्स ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन है, तो 20 बिलियन 1 ट्रिलियन के ऊपर सिर्फ 2% होता है। तो आई थिंक ये बाबत में एटलीस्ट इंडिया अभी आत्मनिर्भर हो रही है, वो अच्छी न्यूज़ है। लेकिन एफआई का सेलिंग अनप्रेसिडेंटेड है, वो चलता है और अभी थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेलिंग इज ओवर। मार्केट डिप्लॉयमेंट के अगर नज़र से देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी वॉलेटिलिटी में अगर ट्रेडर रहते हैं तो आई थिंक द बेस्ट सजेशन फॉर अ ट्रेडर वुड बी टू स्टे अवे एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाँ, अगर इन्वेस्टर्स हैं तो ये पैनिक या ये जो भी वॉलेटिलिटी में अच्छे दाम पे कोई अच्छे बिजनेसेस मिलते हैं तो देख सकते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। So that is for market deployment. तो ये थी बाजार के दिग्गजों पर मार्केट की राय। लगातार हम उनसे उनका व्यू ले रहे थे और दिग्गज का ये एक्सपर्ट पैनल पूरा का पूरा हमारे साथ जुड़ा था, जो कि मार्केट पर अपना व्यू शेयर कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। तो बाजार में तो एक्शन आज था ही, लेकिन उसके के साथ ही साथ आज हमने देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी सारी कंपनियां थी जो कि आज फोकस में थी, और उसमें एक कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स। निफ्टी 50 इंडेक्स में 31 मार्च से अपोलो हॉस्पिटल अब इस इंडेक्स में शामिल हो जाएगी और आईओसी की जगह लेगी। इसकी पूरी डिटेल्स लेकर मेरे साथ मेरी सहयोगी ख्याति जुड़ चुकी है। ख्याति, बताइए अपोलो हॉस्पिटल इंडेक्स में शामिल होने जा रही है और क्या डिटेल्स है आपके पास, और इस सूची में और कौन कौन से नाम हैं? निफ्टी 50 में जल्द ही बदलाव होगा। 31 मार्च से आईओसी की जगह अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी का हिस्सा बनेगा। आईओसी का निफ्टी कंपनियों में सबसे कम फ्री फ्लोट मार्केट कैप है और अपोलो हॉस्पिटल का फ्री फ्लोट मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा कंपनी एफएनओ लिस्ट का भी हिस्सा है। निफ्टी के वेटेज में बदलाव देखते हैं तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल की एंट्री 0.6% वेटेज के साथ होगी और 31 जनवरी 2022 में देखें तो आईओसी का वेटेज ऑलमोस्ट 0.4% था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का अनुमान है कि आईओसी में 683 करोड़ की बिकवाली रहेगी, जो कि औसत डेली टर्नओवर का 6 गुना है, और अपोलो हॉस्पिटल में 945 करोड़ की खरीदारी संभव है, जो औसत डेली टर्नओवर का 2 गुना है। निफ्टी 50 का FY23 PE 1.3% से बढ़ेगा और निफ्टी 50 का FY23 PE ROE 14.8% से बढ़ के 14.9% होगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में देखें तो इसमें इन कंपनियों की एंट्री होगी, जो कि इंक्लूड है पेटीएम, नाइका, जोमैटो, आईओसी, माइंडट्री और एसआरएफ। इसके अलावा ये कंपनी बाहर होंगे अपोलो हॉस्पिटल, औरोबिंदो फार्मा, HPCL, IGL, JSPL और येस बैंक। तो अपोलो हॉस्पिटल लेगा आईओसी की जगह और 0.6% से ज़्यादा के वेटेज के साथ इस इंडेक्स में शामिल होगा। इसके अलावा निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स में भी काफ़ी कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिसकी की डिटेल हमने आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो आज अपोलो हॉस्पिटल फोकस में तो था ही, और इस खबर के चलते हमने देखा कि करीब 6% तक की तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली है। लेकिन एक और स्टॉक आज फोकस में था, वो था यूपीएल से भी जुड़ी एक खबर आई थी। 2 मार्च को कंपनी बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगी और हम आपको बता दें कि ये दूसरा बायबैक कंपनी लेने जा रही है। पहला बायबैक 2014 में आया था, उसके बाद ये डिटेल्स आई हैं। तो ये दूसरा बायबैक कैसा होगा, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस बायबैक से जुड़ी, ये भी हम आपको बता देते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए। भारत की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी यूपीएल जो निफ्टी में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पे है, उनका जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है। वहाँ पे बोर्ड कंसिडर कर रही है कि मार्च 2 को जो है आपकी जो बायबैक की प्रपोजल है उस पे जो है विचार किया जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये दूसरा बायबैक होने वाला है यूपीएल का, और कंपनी के जो कैश रिजर्व्स है वो ऑलमोस्ट 3600 करोड़ के ऊपर कैश रिजर्व्स है अगर आप दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े ले तो। इसके अलावा जो पहली बायबैक है उनके डिटेल ज़रूर बता देता हूँ। जनवरी 2014 को पहला बायबैक हुआ था। बायबैक में लगभग 1.4 करोड़ शेयर्स का बायबैक हुआ था
और जो उसका टोटल अमाउंट था 283 करोड़ रुपीस का था। अगर जो मैक्सिमम बाईबैक साइज़ के बारे में बात करें तो लगभग 308 करोड़ था। तो देखा जाए बाईबैक में लगभग 85% टू 90% जो है ओवरऑल बाईबैक देखने मिला था। तीसरी तिमाही के नतीजे के बारे में भी बता दूं, बहुत शानदार नतीजे देखने मिले थे। टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने मिली थी और याद रखिए कंपनी के एक्सपोर्ट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा थे, आप ब्राज़ील ले लीजिए, लटाम ले लीजिए, आप यूरोप रीजन ले लीजिए, ये सारे रीजन्स में जो है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ्स देखने मिले थे। ऑलमोस्ट 30 to 50% का जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला था। उसके कारण जो है स्टॉक में भी थोड़ी तेज़ी ज़रूर देखने मिली थी जब नतीजे आए थे। हालांकि जो है अभी ग्लोबल करेक्शंस के कारण जो है स्टॉक में अभी दबाव देखने मिला है। स्टॉक 27% गिर चुका है अपने 52 वीक हाई से। अगर रिटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट एक महीने में ऑलमोस्ट 17% का जो है डाउनटिक देखने मिला। लेकिन अगर एक साल के बारे में बात करें तो अभी भी स्टॉक जो है 14% ऊपर है। तो ये थी यूपीएल के बायबैक से जुड़ी डिटेल। 2014 में पहली बार बायबैक लेने के बाद अब ये दूसरी बार बायबैक लेकर आ रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। रिस्क की डिटेल्स शरद ने आपको दी और आज स्टॉक में भी करीब 3.5% की मजबूती देखने को मिली है इस खबर के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मार्केट के एक्सपर्ट्स की राय आपको सुनवा देते हैं। आज हमने कोटक एएमसी के नीलेश शाह से भी बातचीत की और बाजार में रूस यूक्रेन संकट के चलते उतार चढ़ाव बना रहेगा, गिरावट पर लार्ज कैप ब्लू चिप शेयरों में निवेश करने की राय उन्होंने दी थी। आइए आपको सुनवा देते हैं। भले ही बाजार गिरा नेट, लेकिन डेटा ये बता रहा था कि डीआईएस ने बहुत बड़ा एक सम बाई किया, एफआई से ज़्यादा एक्चुअली। और मैंने भी काफ़ी बिग एचएनआई से शाम को बात की अक्रॉस द कंट्री। सेंस यही आ रहा था कि लोग इस वीकनेस के बाउट को भी उपयोग करना चाहते हैं अपना एसेट एलोकेशन बढ़ाने में। बट नीलेश भाई एक स्टेप बैक लेते हैं। आपको लगता है ये मैटर अब धीरे धीरे फैक्टर्ड इन होगा और नज़र वापस अर्निंग्स और मैक्रो पे जाएगी? बट मैक्रो तो थोड़ा हिल गया है क्रूड की वजह से, भारतीय मैक्रोस। अजय भाई मार्केट की 1000 आंखें हैं। वो बहुत सारे फैक्टर्स को मल्टी प्रोसेसिंग करता है। सो एक आंख जरूर यूक्रेन और रशिया पे टिकी रहेगी। हम चाहते हैं कि इसका कोई ज्यादा एस्केलेशन ना हो, ये यहाँ से और आगे ना बढ़े। हमारी इकोनॉमी के लिए ऑयल के प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट है और इस इन्वेजन की वजह से हमारी एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट में इम्पैक्ट पड़ेगी, फिस्कल डेफिसिट में इम्पैक्ट पड़ेगी, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगी, रुपये के ऊपर इम्पैक्ट हो सकती है। तो एक चीज मार्केट जरूर ध्यान रखेगा कि इस वॉर पे क्या हो रहा है, इसके एनर्जी प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये चीज कुछ वीक में, कुछ दिन में, कुछ महीनों में सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद मार्केट फिर से वही अपने प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स और रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखेगा। नीलेश, प्रियंका यार एब्सोल्युटली ये बातें बाजार में लोगों को संतोष भी जरूर देती है, लेकिन अगर ऐसे में आप कह रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं, बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तो बाइंग इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा दिखा आपको? एक चीज है कि ज्यादातर लोगों ने डिफेंसिव्स के ऊपर ध्यान दिया होगा, लार्ज कैप्स ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर ध्यान दिया होगा और कुछ साहसी लोग होंगे जिन्होंने स्मॉल एंड मिड कैप्स करेक्शन में शायद बॉटमिंग आउट प्रोसेस देखते हुए कुछ माल लेना चालू किया होगा। बट ज्यादातर पैसा मेरे हिसाब से लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स की तरफ गया होगा। ऑलराइट, ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक सबसे पहले रिकवर भी होंगे, यानी आप बोल रहे हैं कि इंडेक्स हैवी वेट हो, चाहे निफ्टी इंडेक्स हैवी वेट हो, बैंक निफ्टी हैवी वेट हो, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, कुछ सेक्टर्स की तरफ अगर आपकी प्रेफरेंस दिखी हो कि इस डिप को बाय अगर आप यहाँ करना चाहिए तो कौन सा? बैंकिंग फाइनेंशियल फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। आईटी जो ऑलरेडी बाउंस बैक कर रहा है, आप नास्डैक को भी देखें, जिस तरह से आईटी लेड रिकवरी वहां भी देखने को मिल रही है, तो कौन से ब्लू चिप्स के साथ साथ अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी थोड़ा आप अपना व्यू शेयर कर पाए? हमारे हिसाब से इस वक्त लार्ज कैप आईटी, कुछ सिलेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, फार्मा सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर, इनमें मार्केट आउट परफॉर्मेंस आने के चांसेस ज्यादा है। कुछ सेक्टर्स जिसे अवॉइड करना चाहिए, अभी भी कुछ स्टॉक्स बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं। इन सब के बिजनेस बहुत अच्छे हैं बट वैल्यूएशन काफी महंगे हैं।
तो मेरे हिसाब से इस वक्त रीजनेबल वैल्यूएशंस वाली कंपनी पे ध्यान देना चाहिए, महंगे वैल्यूएशंस वाली कंपनी को छोड़ देना चाहिए। पैनिक का माहौल हमने यूएस मार्केट्स में देखा, लेकिन आईटी स्टॉक्स, और आप अगर वहां उनकी पुरानी इस मंथ की एक्सपायरी भी देखें तो उसके बाद हमने आईटी को ज्यादा गिरे हुए नहीं देखा। आईटी लेड रिकवरी वहां भी दिखी, यहां पर भी आप देखें अगर पीछे के दिनों के आईटी के वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं। लार्ज कैप आईटी आप खुद भी रिकमेंड कर रहे हैं यहां पर, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए आपने वर्ड यूज किया कि साहसी निवेशक, तो क्या मिड कैप एंड स्मॉल कैप के लिए कुछ कंसर्न्स बने रहेंगे? मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी और उस लिहाज में मैंने साहसी वर्ड यूज किया। कई निवेशक एग्रेसिव होते हैं तो वो समंदर के बीच में जाके तैर सकते हैं, कुछ निवेशक कंजर्वेटिव होते हैं तो उन्हें किनारे पे ही खेलना चाहिए। यह टाइप का जो माहौल है कल जोर से नीचे गिरा था, और पैनिक अगर हम वर्ड यूज करें तो वो एफपीआई निवेशक की पैनिक थी। लोकल निवेशकों ने तो खरीदारी की, उन्होंने कोई पैनिक नहीं दिखाया। तो एफपीआई की पैनिक की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। वो लोग पिछले ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 से लगातार माल बेच रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट बनाया है, दूसरे देशों के सामने यहाँ पे दुगने से ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। अब दुनिया भर में एक माइंडसेट बना हुआ है, जब यूएस फेड ब्याज की दरें बढ़ाता है तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना चाहिए। इन एफपीआईज की इन्वेस्टमेंट कमेटी ने या जो सीनियर मैनेजर्स है उन्होंने अपने बच्चों को बोला होगा कि भैया इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालो, यूएस फेड ब्याज की दरें बढ़ा रहा है। अब इमर्जिंग मार्केट में जब देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत के सिवा कोई देश में पैसा बना ही नहीं है, तो यहीं से प्रॉफिट बुक करेंगे, यहीं पे माल बेचेंगे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी एफपीआई की सेलिंग की वजह से, एफपीआई की पैनिक की वजह से इन द नियर टर्म। एंड इस करेक्शन में आप अपने इक्विटी एलोकेशन को फॉलो करिए। मेरे हिसाब से कल के लेवल से मार्केट तकरीबन 18 साढ़े 18 टाइम FY23 अर्निंग था, ये अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। उससे नीचे जाता है तो धीरे धीरे अपनी एलोकेशन बढ़ाते रहिए, एक साथ पैसा मत लगाइए, एसटीपी करिए, और अगर उससे ऊपर रहता है जैसे आज उम्मीद है तो एक न्यूट्रल एलोकेशन बना के चलते रहिए। आपको वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करने के कई मौके मिलेंगे। तो ये थे नीलेश शाह मार्केट पर अपनी राय देते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।